हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान चक्षु क्लासेस। आज हम थर्ड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था चैप्टर 1 जो है हमारा इकोनॉमिक रिव्यू का ओवरव्यू। सेकेंड वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उनका उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स को कवर करेंगे। आज के चैप्टर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज नहीं कवर किए थे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। आज के वीडियो में जैसे ही चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो से रिलेटेड एंड आज के वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे हम लोग। This is about me. My name is Vikas Dudi. Currently, I am doing my PhD from Central University. I have done my masters from JNU New Delhi. I have done my NET and JRF in political science, and I have experience of UPSC and RAS exams. So, आज के लेक्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से रिलेटेड जो भी मेजर स्कीम्स हैं जो भी इकोनॉमिक रिव्यू में कवर की गई हैं उन सबको हम ब्रीफली कवर करने की कोशिश करेंगे। हम एग्रीकल्चर एज वेल एज अलाइड सेक्टर जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री हो गया, इन सारी स्कीम्स को एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। हमें पढ़ने में आसानी हो इसलिए हमने एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको डिफरेंट सब सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे सीड से रिलेटेड हो गया, इरिगेशन से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं सीड से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। सो ब्रीफली हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट सीड से रिलेटेड स्कीम्स क्यों लॉन्च करती है। सीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर। सीड की क्वालिटी पे डिपेंड होगा कि एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है या क्रॉप है या प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो कितना अच्छा है या उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। सो सीड का अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। सीड आजकल साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी आने लग गए हैं। जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की, तो उनमें जनरली एक स्पेसिफिक जीन को एडिट करके उनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं। जैसे कुछ सीड्स होते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं। किसी एरिया में अगर पानी की कमी है, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड का हम यूज़ करेंगे तो अगर बारिश कम भी हुई या रेन डिपेंडेंट है और बारिश कम हुई तो भी हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा। कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं जिनमें अगर किसी तरह का कोई अगर पेस्ट या फिर कीड़ा हो गया है जो क्रॉप को डैमेज कर रहा है, उससे बचाने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से किसी भी सीड का, जैसे किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी सीड्स को मॉडिफाई किया जाता है। किसी सीड में किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को इन्फ्यूज करने के लिए भी उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। जैसे फोर्टिफाइड सीड्स भी आते हैं, जैसे गोल्डन राइस हो गया। इनसे रिलेटेड जब हम स्कीम्स की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से। सो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करना और फार्मर्स की खुद के खेत के अंदर कि फार्मर्स खुद ही क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करें जो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। उनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने की कोशिश की गई है कि वो सीड्स की जो वेराइटी है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो नई वेराइटीज़ होनी चाहिए। ओल्ड वेराइटीज़ के सीड्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि नई वेराइटी के जो सीड्स हैं वो मोर सुटेबल होते हैं प्रेजेंट क्लाइमेटिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एंड प्रेजेंट स्टेट की जो भी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा सुटेबल होते हैं, इसलिए लेस देन 10 ईयर ऑफ वेराइटीज़ यूज़ की जाते हैं। स्टार्ट जब ये स्कीम की गई थी तो सिर्फ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 2018-19 से इस स्कीम को सारे राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्टार्ट की गई थी 3 से, अभी 2018-19 से ये सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इनमें कौन कौन से क्रॉप के सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है? जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, ग्राउंडनट हो गया, उड़द हो गया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जब हम बात करें तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सीड जो है वो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंदर में नहीं है, या फिर उनका जो टाइम पीरियड है वो 10 साल से कम वाला है, या 10 साल से पुराने सीड्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमें ध्यान रखना है। ये भी याद रखना है कि 2018-19 के बाद राजस्थान के
जो 10 एग्रीकल्चर जोन है उन सब के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जब भी हम इस तरह से कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे इस स्कीम को पढ़ते हुए हमें एक चीज़ नज़र आई कि ये स्कीम 10 एग्रीकल्चरल जोन्स के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो आपको साथ के साथ एक बार दोबारा से जो भी राजस्थान के 10 एग्रीकल्चर जोन्स हैं उनको रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए अच्छे से याद हो जाए वो। तो इसको होमवर्क समझिए और साथ के साथ में जो 10 एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको भी रिवाइज कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड सीड मिनी किट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में कुछ भी जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उनको कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है जो क्रॉप्स हैं वो सोइल के अंदर से अब्जॉर्ब करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर सोइल में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जनरली हम लोग एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं और ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। जो भी न्यूट्रिएंट्स कम है सोइल के अंदर, उनकी जो कमी है उनको फर्टिलाइजर से दूर करने की हम कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं सीड मिनी किट्स की, सो सीड मिनी किट्स क्या हो गए, कुछ ऐसे छोटे छोटे सैंपल किट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिनमें स्पेसिफिक सीड्स होंगे, वो एज ए सैंपल होंगे, वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि फार्मर्स उन सीड्स को अपने एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सके, प्रोड्यूस करके देख सके, ताकि उनको जो ऑलरेडी जो सीड्स यूज कर रहे हैं उनमें और जो नए जो सीड्स हैं मार्केट में उनके बारे में डिफरेंस पता चल सके, क्वालिटी में भी प्रोडक्शन वाइज में भी। इस स्कीम में क्या किया जाएगा, जो फीमेल फार्मर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सीड मिनी किट्स प्रोवाइड की जाएंगी। फीमेल फार्मर्स को जब हम फ्री ऑफ सीड मिनी किट प्रोवाइड करते हैं तो एक तो उनकी अवेयरनेस बढ़ती है नए वेराइटीज़ ऑफ सीड के बारे में, दूसरा उनको हेल्प होती है कि वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ कि सीड कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फीमेल फार्मर्स को, ताकि जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स हैं उनके सीड्स को वो अपनी एग्रीकल्चर में यूज़ कर सके, उनसे फेमिलियर हो सके और उनको फर्दर फुल स्केल पे यूज़ करने के लिए रेडी हो सके। जब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट किट की, सो फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने माइक्रो न्यूट्रिएंट किट जो प्रिपेयर की है वो 90% सब्सिडी के बेसिस के ऊपर फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन किस बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी, वो होगा सोइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे। सोइल हेल्थ कार्ड सोइल की जो क्वालिटी है उसको टेस्ट करके, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी जो सोइल है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करवा सकते हैं, ताकि उनको अच्छे से पता रहे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल उस लैंड में और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट किट जो है वो प्रिपेयर करके 90% सब्सिडी के अंदर उनको प्रोवाइड करवाएगी ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सके। अब हम बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जब हम बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा फार्मिंग की प्रैक्टिस है उसमें हम मैक्सिमम नेचुरल जो वे ऑफ फार्मिंग है उसी को यूज़ करें। जो एक्सटर्नल पेस्टिसाइड्स हो गए उन सबको यूज ना करें, केमिकल्स को यूज ना करें, जिसकी वजह से सॉइल का भी हार्म होता है और जो हम प्रोड्यूस या क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उसमें ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म होता है। इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। 2020-21 में इसको 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। अब वो कौन कौन से 15 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, उदयपुर, टोंक, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही। ये एग्जैक्ट हमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं भी याद हो तो 2-3 बार गो थ्रू करेंगे तो एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव के। लेकिन ये फैक्ट हमें ज़रूर याद रखना है कि ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट की गई थी और 2020-21 में इंप्लीमेंट की गई थी। अब हम बात करते हैं इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम्स की, लेकिन इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम्स पे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार दोबारा सीड से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हमने पढ़ी, जो 3 स्कीम्स हमने अभी पढ़ी, उनको एक बार ब्रीफली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में, जिसका ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी सीड्स फार्मर्स जो हैं वो अपनी फार्म के ऊपर प्रोड्यूस कर पाएँ। वो इनिशियली 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर इंप्लीमेंट की गई थी। 2018-19 से सारे 10 के 10 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं उनमें इंप्लीमेंट कर दी गई है। और लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सीड वेराइटीज़ वो होने चाहिए। वीट, बार्ले, ग्राम, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, ग्राउंडनट एंड उड़द,
ये वेराइटीज़ के सीड को प्रोड्यूस किया जाएगा। जब हम बात कर रहे थे माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड सीड मिनी किट की, तो हमने देखा कि फीमेल फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीड मिनी किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो नई वेराइटी ऑफ सीड से फेमिलियर हो सके और उनको यूज़ कर सके। माइक्रो न्यूट्रिएंट किट की जब हम बात कर रहे थे तो फार्मर्स को 90% सब्सिडी पे माइक्रो न्यूट्रिएंट किट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि सॉइल की हेल्थ टेस्टिंग के बाद, सॉइल हेल्थ कार्ड को यूज़ करते हुए सॉइल की टेस्टिंग के बाद कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं उसके बेसिस पे 90% सब्सिडी के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे। जब हम बात कर रहे थे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो हमने देखा 2020-21 से इसको 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, उदयपुर, टोंक, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू एंड सिरोही। अब हम बात करते हैं इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। जब हम बात करते हैं इरिगेशन की, तो इरिगेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो एग्रीकल्चर है वो मेजरली रेन डिपेंडेंट है। रेन डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो राजस्थान का राजस्थान का जो एग्रीकल्चर है वो रेन डिपेंडेंट है, और रेन डिपेंडेंट होने की वजह से जो मानसून का जो कैरेक्टर है उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। राजस्थान में मानसून बहुत ही एक शॉर्ट स्पेन के लिए आता है, बहुत ही कम बारिश होती है, तो उसकी वजह से इरिगेशन से रिलेटेड जो अदर सोर्सेज हो गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदर सोर्सेज में जैसे कैनाल्स हो गई या फिर ग्राउंड वाटर हो गया, लेकिन ग्राउंड वाटर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है राजस्थान में। ग्राउंड वाटर भी कॉन्स्टेंटली डिप्लीट होता जा रहा है, तो उसकी वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता। तो बाकी अल्टरनेट सोर्सेज हो गया, जैसे कैनाल्स हो गई, वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हो गए, तो वो सब चीज़ें हमें, या फिर इरिगेशन के जो नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हो गए उनको यूज़ करते हुए हम जब क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और वाटर का वेस्टेज भी कम होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। उसका फंडिंग पैटर्न है 60% फंडिंग आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 40% फंडिंग आती है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। मेजोरिटी ऑफ स्कीम्स में जहाँ पे हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फंड कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ स्कीम्स का शेयर जनरली 60-40 रहता है। कुछ डिफरेंट जो स्कीम्स हैं जिनमें ये शेयर 60-40 नहीं है उनको हम स्पेसिफिकली अलग से याद रख लेंगे। इसका मेन पर्पज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि जो जितना भी रेन वाटर होता है वो अगर जितना भी रेन वाटर होता है बारिश के थ्रू, जितना भी पानी किसी खेत में है वो बह के वेस्ट ना चला जाए, उसको प्रिजर्व करने के लिए छोटे छोटे पॉन्ड बना दिए जाते हैं फार्म के ऊपर, फार्म लैंड के ऊपर। उससे क्या होगा कि बारिश का सारा पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, उससे वाटर टेबल जो है वो भी रिचार्ज होगा वापस से, और जो है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए उसको फार्म पॉन्ड में जो वाटर है उसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन की। पिछली वाली स्कीम का ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें भी फंडिंग पैटर्न सेम है, 60-40। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 60% कंट्रीब्यूट किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा 40% कंट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन की, सो माइक्रो इरिगेशन जो है वो एग्रीकल्चर की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हम क्रॉप्स या प्लांट्स जो हैं हमारे, उनमें जब पानी या इरिगेट करते हैं उनको, तो ड्रॉप्स के थ्रू पानी पहुंचाने की टेक्निक को माइक्रो इरिगेशन बोला जाता है। इसको जनरली दो तरीके से यूज किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम में। ड्रिप इरिगेशन की जब हम बात करते हैं तो पाइप्स का एक नेटवर्क होता है जिसको यूज किया जाता है कि जितने प्लांट्स हैं उनकी जो डायरेक्ट रूट्स हैं वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुंचाया जा सके, जिसमें पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा और पानी का अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा। स्प्रिंकलर की जब हम बात करते हैं, जो हमारा फव्वारा होता है जो खेत में यूज करते हैं, उसमें जब हम एक पैटर्न देखेंगे तो हम जो फव्वारा जो पानी फेंकता है वो भी ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है, लेकिन वो पूरे एक ओवरऑल एरिया में पानी फेंकता है, जिसकी वजह से जैसे बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होगी जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का जो नेटवर्क है वो लगाना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे स्प्रिंकलर यूज किया जा सकता है। एज कम्पेयर टू ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर में पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, जैसे कई बार हमने देखा कि सीधा नाला या पानी का ट्यूबवेल जो है चला के छोड़ दिया हमने और पूरे खेत को पानी उसके थ्रू दे रहे हैं, तो उसमें पानी ज़्यादा वेस्टेज होता है एज कम्पेयर टू दीज टेक्निक्स। तो इनमें इस स्कीम के दो टारगेट्स हम क्लियरली देख सकते हैं। क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। दूसरा है वाटर सेविंग, कि इरिगेशन के अंदर वाटर को सेव करेंगे तो उससे ये है कि ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट नहीं होगा
हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो इसलिए जो माइक्रो टेक्निक्स हैं या माइक्रो इरिगेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स की। आगे बढ़ने से पहले दोबारा से एक बार दोनों स्कीम्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका नोडल डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। फंडिंग पैटर्न है 60-40, 60 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, 40% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा। इसमें प्रमोट किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन की, फंडिंग पैटर्न 60-40 अगेन। दो ऑब्जेक्टिव हैं, क्रॉप यील्ड को भी बढ़ावा देना एंड वाटर सेविंग। इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन जो एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के बारे में। प्रोडक्टिविटी जो टर्म है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी लैंड को हम यूज़ करके उसमें जब हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितना प्रोड्यूस हम कर पा रहे हैं। हो सकता है कि एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि हम जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं, जो इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, वो रेलेवेंट नहीं है। सो अगर हम स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो हम प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, या गुड क्वालिटी सीड्स हो गए, या प्रॉपर वे ऑफ इरिगेशन हो गया, या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड को यूज़ करते हुए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर यूज़ हो गया। ये सब हम देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इसमें हम दो कीवर्ड्स क्लियरली देख सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ पॉलिसीज हम जितनी भी पढ़ेंगे अगर उसको उनके नाम को भी हम अच्छे से समझें तो हम उनके पर्पस को समझ सकते हैं कि वो किस लिए लॉन्च की गई हैं। इसके दो कीवर्ड्स देखें, एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों कीवर्ड्स हैं ये हमें इसका पर्पस अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। सो स्कीम का ऑब्जेक्टिव हो गया रिस्ट्रक्चर करना एंड उसको स्ट्रेंथन करना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, और उनको एक्सटेंड करना बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस। जो एग्रीकल्चर की मेथड्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं जो हेल्प करेंगी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एंड प्रैक्टिसेस को यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्शन को एनहेंस करने में एंड फार्मर्स की लाइवलीहुड को एनहेंस करने में। इसके अंदर 4 सब मिशंस हैं। जब सब मिशंस की हम बात करते हैं तो पहला सब मिशन है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दूसरा है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तीसरा है सबमिशन ऑन सीड प्लांटिंग मटेरियल, फोर्थ सबमिशन है प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन। जब इन सबमिशंस की हम बात करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करना वो एक्सटेंशन का पार्ट हो जाएगा, उनको एक बेटर वे में यूज़ करना एक्सटेंशन का पार्ट हो जाएगा। मैकेनाइजेशन करना, नई नई मशीनरीज़ का यूज़ करना एग्रीकल्चर के अंदर, आजकल तो ड्रोन का भी यूज़ किया जाने लग गया है एग्रीकल्चर के अंदर। सो वो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल से रिलेटेड हो गया कि अच्छी क्वालिटी की जो न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड्स हैं वो फार्मर्स को उनके बारे में अवेयर करना एंड वो सीड्स अवेलेबल करवाना, ये सीड्स एंड प्लांटिंग सबमिशन का पार्ट हो जाएगा। जब हम बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन की, बहुत सारी डिजीजेज से एग्रीकल्चर क्रॉप को बचाने के लिए जो भी हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे वो सारे इस सबमिशन के अंदर कवर किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की। जब हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की तो एक ओवरऑल मिशन है जिसके अंदर इंडिया की पॉपुलेशन को फूड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की स्कैर्सिटी नहीं फेस करनी पड़े, इसलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। ये स्टार्टिंग के अंदर वीट एंड पल्सेस के लिए लॉन्च किया गया था 2007-8 के अंदर। न्यूट्री सीरियल्स के लिए इसको एक्सटेंड किया गया 2018-19 के अंदर। जो वीट एंड पल्सेस के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था वो 2007 में लॉन्च किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया न्यूट्री सीरियल्स के लिए 18 एंड 19 में। फंडिंग पैटर्न में सेम 60 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40 बाई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जब हम बात करते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलाए जा रहे हैं, तो हम देखेंगे वीट के लिए जो है वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। पल्सेस के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको। कोरस सीरियल्स की जब हम बात करते हैं तो मेज की जब हम बात करते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलाया जा रहा है। बार्ले की जब हम बात करते हैं उसको 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। न्यूट्री सीरियल्स की जब हम बात करते हैं, न्यूट्री सीरियल्स में ज्वार को 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बाजरे के लिए 21 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और कमर्शियल क्रॉप्स में सिर्फ कॉटन के लिए ये मिशन
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम कि एक ही कैटेगरी ऐसी है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन पल्सेज है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी जितने भी कैटेगरीज के मिशंस हैं ये सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे वीट 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, पल्सेज सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मेज 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, बार्ले 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये दोनों मेज एंड बार्ले पार्ट हो गए कोरस सीरियल्स के, और जब हम बात करते हैं ज्वार एंड बाजरा की तो वो हो गए न्यूट्री सीरियल्स के पार्ट। न्यूट्री सीरियल्स का जो मिशन है वो 2018-19 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ज्वार 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, बाजरा 21 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड कमर्शियल क्रॉप सिर्फ एक ही कवर की जाती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर में, वो है कॉटन। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। हम देखेंगे कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसको 12th 5 ईयर प्लान के अंदर भी कंटिन्यू किया गया था। 12th 5 ईयर प्लान जो हमारा था उसका टाइम पीरियड 2012 से 17 था। तो जब 11th 5 ईयर प्लान से हम लोग 12th 5 ईयर प्लान में मूव हुए, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो वहाँ पे इसके टारगेट्स जो थे वो रिवाइज कर दिए गए। टारगेट्स में हमें एडिशनल 25 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स जो था वो प्रोड्यूस करना था बाय द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, जिनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज में हमें कितना और एडिशनल टारगेट्स ऐड करने हैं या कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है वो था 10 मिलियन टन्स ऑफ राइस, 8 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, 4 मिलियन टन्स पल्सेस एंड 3 मिलियन टन कोरस सीरियल्स। अब हम बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब हम बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है वो फार्मर्स के लिए भी सस्टेनेबल हो और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल ना हो। फार्मर्स के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी वो अच्छे से, लाइवलीहुड नीड्स को भी वो अच्छे से फुलफिल कर पाए और एनवायरनमेंट में भी इम्पेक्ट ना करे, ताकि वो लॉन्ग रन पे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो नहीं होगा और जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो भी हैम्पर नहीं होगा। ये जो हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये एक एलिमेंट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का भी। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की तो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है वो क्लाइमेट को हैम्पर ना करे, उसके लिए ये क्लाइमेट एक्शन प्लान का भी एक पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इसमें भी फंडिंग पैटर्न सेम देखने को मिल रही है हमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60%, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 40%। इसके अंदर 4 सब मिशंस हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से 4 जो सब मिशंस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। पहला है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे। जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की सिचुएशन अलग होती हैं, वहाँ की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी नीड्स अलग होती है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्लान्स जो हैं वो एग्रो क्लाइमेटिक डिफरेंट जोन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाए जाएंगे ताकि पर्टिकुलर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके लिए वो सुटेबल रहे। किसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हो सकता है हॉर्टिकल्चर बेस्ड जो है एग्रीकल्चर वो ज़्यादा अच्छे से करी जा सकती है, किसी में हो सकता है ट्री बेस्ड फार्मिंग है वो ज़्यादा सुटेबल है, या किसी में हो सकता है लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग ज़्यादा सुटेबल है। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स हम लोग इसके अंदर एग्रीकल्चर के इंटीग्रेटेड जो है फार्मिंग सिस्टम्स जो हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सॉइल का जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है या फिर सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं हो रही हो, तो उसके लिए उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड एक टाइप ऑफ कार्ड हो गया जो सॉइल की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी है या किस तरह की नहीं है, ताकि जब हमें ये पता चल जाए कि किस तरह की डेफिशिएंसीज हैं उन्हीं नीड्स के आधार पे फिर हम लोग मैन्यूर्स का या फिर फर्टिलाइजर्स का जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमने देखा कि यूरिया जैसे हो गया वो जनरली बिना सॉइल की क्वालिटी चेक किए जनरली फार्मर जो है अपनी फील्ड के अंदर यूरिया को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। बहुत सारी जगह जो है तो यूरिया में जो रेशियो होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का वो बहुत सारी फार्मलैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पाया जाता है क्योंकि उनका जुडिशियस यूज़ नहीं होता। किसान को भी अवेयरनेस नहीं होती है इस चीज़ से रिलेटेड कि कितना यूज़ करना चाहिए, कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत है, किस तरह के फर्टिलाइजर्स मुझे यूज़ करने चाहिए। उसके लिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सॉइल हेल्थ कार्ड जो कंपोनेंट है वो लॉन्च किया गया था। ये 19 फरवरी 2015 में सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था इस चीज़ को। अब हम देखते हैं
कि नेक्स्ट जो 2 कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। थर्ड सबमिशन हो गया हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। जब हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, सो एक एक्सटेंडेड कंपोनेंट है किसका, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का। जब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना या फिर पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं करना एग्रीकल्चर में, ताकि सॉइल की हेल्थ भी डिग्रेड ना हो और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन हो सके, एनवायरनमेंट भी डिग्रेड ना हो और प्रोडक्शन भी अच्छा हो सके। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यूज़ की गई है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच ये होती है कि एक एरिया को एक क्लस्टर के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे पर्टिकुलरली जो भी उस एरिया की स्पेसिफिक नीड्स हैं, डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल कंडीशंस या फिर अदर सिचुएशंस, उनको नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट एक प्लान बना के उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ सबमिशन की, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये 2017-18 में लॉन्च किया गया था। एग्रो फॉरेस्ट्री एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम अगर हमारे फार्म लैंड के ऊपर अगर हम प्लांटेशन भी करेंगे तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम ट्री कवर भी एनहेंस कर रहे हैं और एक एनवायरनमेंट के एक बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जो प्लांटेशन है, जो प्लांटेशन मटेरियल है, वो अच्छे क्वालिटी सीड्स उनको प्रोवाइड कराए जा सकें फार्मर्स को, ताकि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ प्लांटेशन भी कर सके अपने फार्म में। और ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रैक्टिस मॉडल है, उससे फार्मर्स को अवेयर किया जा सके ताकि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, 2007-8 में जिसको लॉन्च किया गया था। सो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो प्लान्स बनाए जाएं, पॉलिसीज़ बनाए जाएं, उनके अंदर उस स्टेट की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं एंड टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है उस स्टेट के अंदर, उन सबको ध्यान में रखते हुए उस तरह के इंटीग्रेटेड प्लान्स बनाए जाएँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बनाए जाएंगे जिनमें एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी ध्यान रखा जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखा जाएगा एंड टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखा जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस तरह की टेक्नोलॉजी की हमें नीड्स हैं। इसमें भी सेम फंडिंग पैटर्न, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 60%, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा 40%। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो एज हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि जो फार्मर्स के लिए क्रॉप है वो एक लाइवलीहुड का, या एग्रीकल्चर जो एक प्रैक्टिस है वो एक लाइवलीहुड का मीन है या मीडियम है। तो अगर उनके लिए क्रॉप अगर लॉस हो जाए एक्सेस रेन की वजह से या फिर लो रेनफॉल की वजह से या किसी भी एक पेस्टिसाइड्स की वजह से, तो क्रॉप के लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए क्रॉप्स का इंश्योरेंस किया जाएगा। सो इंश्योरेंस का पर्पज़ यही होता है कि इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर अगर हमें कोई डैमेज हो रहा है तो उसके लॉस को, जो इकोनॉमिक लॉस है, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो यहाँ पे फार्मर्स का जो क्रॉप प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें अगर किसी भी तरह का लॉस जो अगर उन्हें बियर करना पड़ रहा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर क्रॉप इंश्योरेंस के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। 2016 में खरीफ के लिए लॉन्च की गई थी। इसके अंदर फूड ग्रेन क्रॉप्स हो गए जैसे सीरियल, मिलेट्स एंड पल्सेस, ऑयल सीड्स हो गए, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया गया है। 2020 से जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी प्रीमियम के ऊपर वो है 25% फॉर इरीगेटेड एरिया एंड 30% फॉर नॉन इरीगेटेड एरिया। नॉन इरीगेटेड एरिया के अंदर क्रॉप लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, तो वहाँ पे 30% प्रीमियम के अंदर फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी, जबकि इरीगेटेड एरिया में 25% सब्सिडी दी जाएगी। हम डिफरेंट प्रीमियम्स की बात करते हैं कि फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस के लिए कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। रबी क्रॉप्स के लिए वो प्रीमियम है 1.5%, खरीफ क्रॉप्स के लिए वो 2% एंड कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है 5%। अब हम कुछ छोटे छोटे स्कीम्स या इनिशिएटिव्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, जैसे सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना की। तो सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है, वहाँ पे फार्मर्स को 2000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि फार्मर्स के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का। ट्रेनिंग ऑफ वुमेन की जब हम बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर वुमेन फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजीज या नए मेथड से अवेयर करवाने के लिए उनकी एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया जाता है। 1 डे ट्रेनिंग सेशन वुमेन फार्मर्स के लिए ग्राम पंचायत लेवल पे कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस,
3,000 रुपये पर ट्रेनिंग सेशन ऑफ 30 वुमेन, कि 30 वुमेन्स का एक बैच कंसिडर किया जाएगा। उसके जो पर डे का जो ट्रेनिंग होगा वहाँ पे पर ट्रेनिंग सेशन 3,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर उनको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर किया जाएगा और उनको इस चीज़ के बारे में भी अवेयर किया जाएगा कि अपने जो फेलो फार्मर्स हैं उनके साथ इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि वो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज या जो मेथड्स हैं उनको यूज़ कर पाएँ। अब हम बात करते हैं इंसेंटिव टू गर्ल चाइल्ड इन एग्रीकल्चर एजुकेशन। जो एग्रीकल्चर राजस्थान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राजस्थान की इकोनॉमी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डिग्रीज होगी, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, एमएससी एग्रीकल्चर हो गया, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस गर्ल चाइल्ड्स के लिए या फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे उनको 15,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पे 25,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उनको 15,000 रुपये पर ईयर एंड पीएचडी लेवल के लिए उनको 40,000 पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन हम देखते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 15,000 रुपये, ग्रेजुएशन लेवल पे 25,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 15,000 रुपये एंड पीएचडी लेवल पे 40,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। पीएम कुसुम की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, ये पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म है। ये हमें एग्जैक्टली वैसे याद रखनी चाहिए, वैसे जनरली हो जाती है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में इस तरह के वन वर्ड्स देके कि पीएम कुसुम के अंदर इस पर्टिकुलर लेटर का क्या मीनिंग है, या फिर फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड उत्थान महाअभियान, इसकी जब हम बात करते हैं, इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये 2019-20 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो है टोटल 60% ऑफ सब्सिडी दी जाती है। 30% जो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है उसका बर्डन, और 30% स्टेट गवर्नमेंट बर्डन बियर करती है। जब हम बात करते हैं पीएम कुसुम योजना की, तो यहाँ पे दोबारा से हम दो कीवर्ड देखते हैं। एक है किसान ऊर्जा सुरक्षा एंड दूसरा कीवर्ड है उत्थान महाअभियान। तो जब हम उनकी किसान ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, तो उनको जो उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए उनको पंप यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो उनको कई बार होता है कि गांव में अंदर इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम नहीं आती है, जिसकी वजह से वो टाइमली पानी नहीं दे पाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए या फिर उनका कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़्यादा बिल किसान को बियर ना करना पड़े, उससे बचाने के लिए सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए उनकी एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। उत्थान का मतलब ये है कि उनको और ज़्यादा डेवलप कैसे किया जाए इस चीज़ को, ताकि उन पे फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़े और थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग भी हो सके उनके लिए। तो जो सोलर रिलेटेड एग्रीकल्चर के ऊपर सोलर पैनल्स लगा के एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा, उन सोलर पैनल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ग्रिड में जितनी भी एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी जनरेट होगी वो ग्रिड के अंदर सर्कुलेट होगी, और उनके बेसिस के ऊपर किसान को उससे एडिशनल इनकम जनरेट होगी। पीएम कुसुम स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट हैं, उनको अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए जो है वो बात करता है सेटिंग अप ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स बाय फार्मर्स ऑन देयर लैंड। सो गवर्नमेंट का टारगेट है 10,000 ऑफ मेगावाट के जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स होंगे, कि अपनी फार्म लैंड के ऊपर फार्मर्स जो हैं वो सोलर एनर्जी के लिए पैनल्स लगा के एज ए पावर प्लांट या एनर्जी जनरेट कर सकता है, जिसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। कंपोनेंट बी में जब हम बात करते हैं तो वो बात करता है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स। सो यहाँ पे टारगेट रखा गया है 14 लाख एग्रीकल्चर पंप्स का, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या जहाँ पे डीजल पंप्स का यूज़ किया जा रहा था, उनको रिप्लेस किया जाए सोलर एग्रीकल्चर पंप द्वारा, ताकि सोलर पैनल से डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस करके इरिगेशन के लिए पंप्स को यूज़ किया जा सके। लेकिन ये स्टैंड अलोन होंगे। कंपोनेंट बी में जो है वो ग्रिड कनेक्टेड नहीं है। कंपोनेंट सी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। सोलराइजेशन ऑफ 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। सो ऑलरेडी जो पंप्स हैं, एग्रीकल्चर पंप्स जो हैं, जिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के द्वारा रिसीव की जा रही है फार्मर्स को या प्रोवाइड की जा रही है, उनको सोलराइजेशन करना। मतलब ऑलरेडी जैसे किसी के खेत के अंदर
इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करके वो वाटर पंप को यूज़ कर रहा था। तो अगर वहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर देंगे तो वो ग्रिड कनेक्टेड ऑलरेडी हैं, वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल होने से एनर्जी जनरेशन भी हो जाएगी और उस सरप्लस एनर्जी को ग्रिड में ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। दूसरा पार्ट है फार्मर्स हु डू नॉट हैव एग्रीकल्चर पावर कनेक्शंस, या फिर उनके पास जो है ग्रिड का कनेक्शन नहीं है और डीजल बेस्ड पंप सेट्स जो वो अगर यूज कर रहे हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फार्म के ऊपर सोलर पावर्ड पंप्स को। वहां पे उनको 3 HP से लेके 10 HP तक की कैपेसिटी के सोलर पंप्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो अप टू है 7.5 HP। 7.5 हॉर्स पावर तक के जो सोलर पंप्स होंगे उनके लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इससे कम भी 3 HP से स्टार्ट करके आप 10 HP तक कोई भी सोलर पंप जो है वो अपने फार्म पे इंस्टॉल कर सकते हो। मूविंग नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड स्कीम की। आगे बढ़ने से पहले हम दोबारा एक बार जितनी भी स्कीम्स अभी पढ़े हैं लास्ट सेक्शन में हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड स्कीम्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टेक्नोलॉजी एंड जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए या फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें 4 सब मिशन है: एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटेशन मटेरियल, सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन। ये चारों नाम हमें एग्जैक्टली याद होने चाहिए, कई बार डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा हमने देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लॉन्च किया गया था, पल्सेस एंड वीट के लिए लॉन्च किया गया था राजस्थान में, और 2018-19 से इसको न्यूट्री सीरियल्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। फंडिंग पैटर्न है 60-40, वीट के लिए 14 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जाता है, पल्सेस के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोरस सीरियल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 आते हैं, मेज एंड बार्ले। मेज 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड बार्ले 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। न्यूट्री सीरियल्स जो 2018-19 में इम्प्लीमेंट किया गया था, एक्सटेंड किया गया था न्यूट्री सीरियल्स के लिए, वो 2 क्रॉप्स में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट एंड बाजरा के लिए 21 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। कमर्शियल क्रॉप सिर्फ एक क्रॉप इंक्लूड की जाती है इसमें, वो है कॉटन क्रॉप। इसमें जब हम देखें कि 12th 5 ईयर प्लान में अब जब इसको कंटिन्यू किया गया था तो एडिशनल जो टारगेट रखा गया था वो एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ऑफ 25 मिलियन टन्स था, जिसमें 10 मिलियन टन्स ऑफ राइस, 8 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, 4 मिलियन टन्स ऑफ पल्सेस, 3 मिलियन टन्स कोरस सीरियल्स। अब हम बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। जब हम बात करते हैं तो ये एक ऑलरेडी जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका एक कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट है। इसमें भी सेम 60-40 फंडिंग पैटर्न है, 60 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40 बाई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। 4 सबमिशन हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को यूज़ करके एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग के जो प्लान्स हैं वो तैयार किए जाएंगे, जैसे ट्री बेस्ड फार्मिंग होगी, लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग होगी, या किस तरह की फार्मिंग जो पैटर्न्स हैं वो उस पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए सूटेबल हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया था। सॉइल में कितना फर्टिलाइजर्स, कौन से मैन्यूर्स हमें यूज़ करने हैं, सॉइल की हेल्थ की कंडीशन क्या है, जुडिशियस यूज़ करने के लिए फर्टिलाइजर्स का ये स्कीम लॉन्च की गई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना की जब हम बात करते हैं, ये सॉइल हेल्थ कार्ड या सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को या इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जाता है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है वो इसमें यूज ली जाती है। सब मिशन एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो फार्म लैंड के ऊपर प्लांटेशन करना या पेड़ों का उगाना फार्म लैंड के ऊपर, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। उसको प्रमोट करने के लिए क्वालिटी प्लांटेशन मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा और इस जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको, आइडिया ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको फार्मर्स के अंदर प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जब हम बात करते हैं 2007-8 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को ध्यान में रखते हुए, नेचुरल रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान्स बनाए जाएंगे इसके अंदर। फंडिंग पैटर्न 60-40, 60 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे थे, 2016 में लॉन्च हुई। खरीफ के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स में या फूड क्रॉप्स में सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस को कवर किया गया था। उसके अलावा ऑयल सीड्स, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है।
2020 के अंदर जो इरिगेटेड एरिया हैं वहाँ पे प्रीमियम के अंदर 25% सब्सिडी दी जाएगी, नॉन इरिगेटेड एरियाज पे 30% की सब्सिडी दी जाएगी। फार्मर्स को कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है? रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% है, खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% है, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें एग्जैक्टली डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना की हमने बात की, जहाँ पे 2000 यूनिट पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग फॉर वुमेंस की हमने बात की, 1 डे के ट्रेनिंग सेशन ग्राम पंचायत लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, अवेयर किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस 3000 रुपये पर ट्रेनिंग सेशन ऑफ 30 वुमेन, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इंसेंटिव टू गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 15,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 15,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस, ग्रेजुएशन लेवल पे 25,000 रुपये का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 15,000 रुपये का, एंड पीएचडी पे 40,000 रुपये का पर ईयर ये प्रोवाइड किए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के बारे में हमने बात करी, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 2019-20 में ये लॉन्च की गई थी। टोटल 60% ऑफ सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, 30% का जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए है फार्म एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके ऊपर सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करना एंड उनको ग्रिड के साथ कनेक्ट करना, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और उसको ग्रिड में सर्कुलेट की जा सके। कंपोनेंट बी है स्टैंड अलोन सोलर पंप्स जो हैं, सोलर एग्रीकल्चर पंप्स जो हैं उनको इंस्टॉल करना, जो कि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होंगे। कंपोनेंट सी की जब हम बात करते हैं तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाले जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको सोलराइज करना, वो ग्रिड से कनेक्टेड ऑलरेडी हैं लेकिन वहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके उनको सोलराइज में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा कंपोनेंट है कि जो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर पंप्स जो यूज़ कर रहे हैं, डीजल पंप्स अगर यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जिनके पास नहीं है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 3 HP टू 10 HP सोलर पावर जो पंप्स हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए। मैक्सिमम जो असिस्टेंस होगा वो 7.5 HP की कैपेसिटी के लिए होगा। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड स्कीम के बारे में। मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसकी मार्केटिंग करना भी इम्पोर्टेंट है, या फिर उसको मार्केट के अंदर अच्छे से सेल कर पाना, ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस की जो एक डिजायर्ड प्राइस है या फिर जो एक जस्टिफाइबल प्राइस है वो मिल पाए, उसके लिए मार्केटिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एस्टेब्लिश की गई थी, 1974 के अंदर ये एस्टेब्लिश की गई थी। ये बॉडी इंप्लीमेंट करती है मंडी रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट। जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है फार्मर्स उनको मंडीज़ के अंदर जब वो सेल करने जाते हैं तो उस प्रोसेस को या उन सारी मंडीज़ को मैनेज करने का काम डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग करते हैं। अब हम मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के बारे में देखते हैं। कृषि कल्याण कोष के बारे में, ये 16 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। जब हम बात करते हैं कृषक कल्याण कोष के बारे में तो ये एक फंड है जो कि फार्मर्स के लिए वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग ऑन द लाइंस ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जिस तरह से बिजनेस करना एक प्रॉफिटेबल वेंचर माना जाता है, उसी तरीके से फार्मिंग को भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना या ईजी बनाना उसको भी, उसके लिए कृषक कल्याण कोष बनाया गया है, जिसका जो कॉर्पस है 2023-24 में वो 7,500 करोड़ था। इनिशियल जो कॉर्पस था वो था 1,000 करोड़। तो इस फंड के अंदर स्टार्टिंग के अंदर 2019 के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 2023-24 में उसको बढ़ा के 7,500 करोड़ कर दिया गया। किस किस चीज़ों के लिए यूज किया जाता है ये फंड? फसल बीमा योजना के लिए यूटिलाइज किया जाता है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में भी ये यूटिलाइज किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम के अंदर भी यूटिलाइज किया जाता है, एंड फूड पार्क से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स का वेलफेयर एंड जो फार्मिंग एक्टिविटी है उसको प्रॉफिटेबल एंड ईजी बनाना। अब हम बात करते हैं राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेसेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 के बारे में। 12 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च की गई थी बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा। इसका जो मेन पर्पज है वो है फार्मर्स की स्किल डेवलप करना, प्रोसेसिंग को लेके फूड प्रोसेसिंग के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज इंप्लीमेंट करना, ताकि फार्मर्स को इन्वॉल्व करना। फूड प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने
मूंगफली पैदा करी खेत के अंदर, लेकिन बाहर मार्केट के अंदर जब उसको प्रोसेस करके एक जो नट क्रैकर्स के रूप में मार्केट में छोटे छोटे पाउचेज में मिलते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक प्रोसेस्ड एलिमेंट हो गया। उससे क्या है कि वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है। फार्मर्स को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देने की वजह से वो सारे इन वेंचर्स में भी आगे धीरे धीरे एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। जैसे कोई मूंगफली अगर अपने खेत में प्रोड्यूस कर रहा है तो वो डायरेक्टली मूंगफली नहीं सेल करके उसको प्रोसेस करके उसको नट क्रैकर में या फिर सॉल्टेड पीनट्स में कन्वर्ट करके उसको पैकेजिंग करके उसको मार्केट के अंदर सेल कर सकता है, ताकि वैल्यू एडिशन की वजह से उसकी जो मार्केट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसमें फार्मर्स को एज ए पार्टिसिपेंट इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो इस प्रोसेस से भी अवेयर हों। जब हम बात करते हैं कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यूज़ की जाएगी ताकि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस हैं, एक एरिया के बहुत सारे फार्मर्स को इकट्ठा करके एक क्लस्टर डेवलप करके वहाँ के प्रोड्यूस को एक प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू प्रोसेस करके मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, ताकि फार्मर्स के जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। वैल्यू एडिशन किया जाएगा एंड एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा कि क्रॉप्स में वैल्यू एडेड करके, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके उनको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी किया जा सके। जैसे कोई फार्मर अगर टमाटर उगा रहा है तो उसको टोमेटो सॉस में कन्वर्ट करके केचप में या सेसेज के अंदर पैक करके उसको बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जा पाए, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी किसानों को दिया जाएगा कि जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं उनको अगर कोई एस्टेब्लिश करना चाहता है एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, कि कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई फार्मर इंस्टॉल करना चाह रहा है तो उसके लिए कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अगर वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फार्मर हैं या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, FPOs हो गई या उनकी कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनको 75% तक असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम होगा वो 1.5 करोड़ तक। जब हम बात करते हैं अदर एलिजिबल एंटरप्रेन्योर्स की, अगर कोई इंसान जो कि फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है या फिर SC/ST नहीं है या फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, अगर वो इंसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को इंस्टॉल करना चाह रहा है तो उसके लिए 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी होगा मैक्सिमम अप टू 1.5 करोड़। अगर वो फार्मर्स है या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फिर उनको 75% तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट वो प्रोवाइड की जाएगी। अदर कैंडिडेट्स के लिए 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। मैक्सिमम लिमिट दोनों के लिए 1.5 CR है। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी में, तो एक्स्ट्रा 5% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी किन किन कैटेगरीज के लिए। जो भी यूनिट्स TSP एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी तो उनके लिए एक्स्ट्रा 5% इंटरेस्ट सब्सिडी। सेकेंड कैटेगरी में जो यूनिट्स हैं जिनकी 100% ओनरशिप या तो SC/ST कैटेगरी के किसी इंसान के पास है या फिर फार्मर्स के पास है या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास है या फिर जो यंग एंटरप्रेन्योर हो गए जिनकी एज 35 साल से कम है, उन सब के लिए भी एक्स्ट्रा 5% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन फूड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स जो हो गए, अगर उनको फार्मर्स प्रोड्यूस करके आउट ऑफ स्टेट सेल करता है या फिर दूसरे स्टेट में के मार्केट्स में अगर उनको सेल करता है तो उसके लिए एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। 10 लाख रुपए 3 साल के पीरियड के लिए, 15 लाख रुपए फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फ्लावर्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो अगर दूसरे किसी स्टेट के मार्केट के अंदर सेल करने के लिए अगर फार्मर्स जाते हैं फॉर मोर देन 300 किलोमीटर्स, अगर वो मार्केट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उनको 10 लाख रुपए 3 साल के टाइम पीरियड के लिए। अगर ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हो गए या फ्लोर्स हो गए, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए जो एडिशनल सब्सिडी है वो 15 लाख रुपए हो जाएगी और टाइम पीरियड भी एक्सटेंड करके 5 साल तक के लिए किया जाएगा। अगेन हम देखेंगे एक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर 3 ईयर्स इज पेएबल फॉर एक्सपोर्टिंग रो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो जो हम रो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए की सब्सिडी 3 साल के लिए प्रोवाइड की जाती है। सो ये दो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गए। अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर्स को किसी अदर स्टेट के अंदर किसी अदर स्टेट के मार्केट के अंदर अगर सेल करने जाते हैं तो 10 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स। अगर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो 15 लाख रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। अगर एग्री प्रोड्यूस जो रो एग्री प्रोड्यूस है अगर उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए 10 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एज ए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड।
प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो इस कैटेगरी की स्कीम्स के बारे में बात करें इससे पहले हम जो मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हमने देखी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मार्केटिंग में हमने देखा कि 1974 के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग एस्टेब्लिश की थी, जो कि मंडी रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करती है एंड मंडीज़ का मैनेजमेंट देखती है। हम बात करते हैं कृषक कल्याण कोष के बारे में, जो कि एक फंड है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को अब बहुत आसान बनाना ऑन द लाइंस ऑफ डूइंग बिजनेस। उसका इनिशियल कॉर्पस था 1000 करोड़ रुपए, उसको 2023-24 के बजट के अंदर बढ़ा के कर दिया गया 7500 करोड़ रुपए। ये जो फंड है ये फार्मर्स के लिए वेलफेयर के लिए भी यूज किया जाता है। किन किन एक्टिविटीज़ के लिए फंड यूज किया जाता है? पीएम फसल बीमा योजना में भी यूज किया जाता है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम्स 2019 एंड फूड पार्क्स में ये फंड यूज किया जाता है। जब हम बात करते हैं राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 की, लॉन्च की गई थी 12 दिसंबर 2019 में बाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। यहाँ पे फार्मर्स की स्किल डेवलप की जाएंगी फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कोर्सेज के द्वारा, जहाँ पे फार्मर्स को ये सिखाया जाएगा कि कैसे अपने रॉ प्रोड्यूस को प्रोसेस करके एक बेटर वैल्यू ऐड करके बाहर मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, ताकि एडिशनल इनकम वो लोग जनरेट कर पाएँ। इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को यूज किया जाएगा। इस स्कीम में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, तो फूड एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स अगर लगाई जाएंगी, तो वहाँ पे SC/ST फार्मर्स एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 75% फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अदर कैंडिडेट्स के लिए 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम 1.5 करोड़। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी की, तो एडिशनल 5% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी जो यूनिट्स TSP या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनके लिए, या फिर जो ओन की जाती हैं SC/ST द्वारा, या फिर फार्मर्स द्वारा, या वुमेन एंटरप्रेन्योर द्वारा, या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनकी एज लेस देन 35 ईयर्स है, उनके लिए एडिशनल 5% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी की, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स को अगर किसी दूसरे स्टेट के मार्केट में जिनका डिस्टेंस मोर देन 300 किलोमीटर है, वहाँ पे अगर हम उनको सेल करते हैं तो 10 लाख रुपीज़ फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर वो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स हैं वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं, तो 15 लाख रुपीज़ फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। नॉन ऑर्गेनिक के लिए 10 लाख फॉर 3 ईयर्स, ऑर्गेनिक के लिए 15 लाख फॉर 5 ईयर्स। ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी जो रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए है 10 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर में एक इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो है वेयर हाउसेज या स्टोरेज हाउसेज या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स होगी, ये इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं या फिर इंसेंटिव्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। मिनी फूड पार्क की जब हम बात करते हैं तो वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेब्लिश किए जाएंगे। मेगा फूड पार्क्स की जब हम बात करते हैं तो वो 3 हैं राजस्थान के अंदर, एक मथानिया में, एक रूपनगढ़ में, एक पलाना में, जिसको आप MRP एक्रोनिम से भी याद रखने की कोशिश कर सकते हो। M फॉर मथानिया, R फॉर रूपनगढ़, P फॉर पलाना। जब हम बात करते हैं एग्रो फूड पार्क्स की, इसको याद करने के लिए आप जोकस जो है एक्रोनिम उसका यूज कर सकते हो। J फॉर जोधपुर, K फॉर कोटा, A फॉर अलवर, S फॉर श्रीगंगानगर। सो अब हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कार्मिक कल्याण योजना। so, ये 11 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। एज सच हम डायरेक्टली इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं कि ये जो मंडी श्रमिक हैं या जो मंडी में काम करने वाले जो लेबरर्स हैं उनके कल्याण के लिए ये योजना इम्प्लीमेंट की गई है। इसकी नोडल जो बॉडी है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग, इसकी नोडल एजेंसी है। सो इस स्कीम के अंदर जो भी वर्कर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर मंडी के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सो इकोनॉमिक असिस्टेंस उनको किन किन चीज़ों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा? अगर कोई फीमेल लेबरर है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उसको 45 डेज ऑफ नॉन स्किल लेबर रेट के हिसाब से उसको उतना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसकी शादी है तो 50,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी फीमेल लेबर की, या फिर उनकी जो बच्चियों की शादी है, फीमेल लेबर की अगर डॉटर्स हैं उनकी अगर शादी है तो उनके लिए भी 50,000 रुपये सिर्फ अप टू
2 डॉटर्स की शादी के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप में भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनके मार्क्स हैं ग्रेटर देन 60%। उनके लिए 20,000 का मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ डिजीज़ रिलेटेड टू किडनी, हार्ट और लंग्स। जो भी क्रिटिकल डिजीजेज होती हैं वहाँ पे उनके ट्रीटमेंट के लिए 20,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पैटर्निटी लीव्स में जो मेल लेबर है यहाँ पे उसको 15 दिन का नॉन स्किल लेबर रेट के हिसाब से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अच्छे से न्यू बॉर्न बेबी एंड मदर की केयर कर पाए। अब हम बात करते हैं किसान कलेवा योजना के बारे में, जो कि 20 जनवरी 2014 को लॉन्च की गई थी। जो कृषि उपज मंडी हैं या जो कृषि मंडीज हैं वहाँ पे उनको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर 5 रुपए के अंदर क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े जब भी वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको मंडीज़ के अंदर बेचने के लिए आते हैं, या फिर किसी और काम से अगर कृषि उपज मंडी में उनको आना होता है तो वहाँ पे उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाएगा। ये सिर्फ जो है वो कृषि मंडी में प्रोवाइड किया जाएगा। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडीज़ हैं या जो यार्ड्स हैं वहाँ पे ये सब्सिडाइज्ड जो फूड है ये वहाँ पे फार्मर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में लेबर का या फिर जो भी वर्कर्स हैं उनका कोई एक्सीडेंट होता है या फिर उनकी डेथ होती है तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग एग्रीकल्चर वर्क, 2 लाख रुपए का वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा। एग्रीकल्चर वर्क की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी इंक्लूड किया गया है, जो एग्रीकल्चर खुद फार्मर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, एग्रीकल्चर लेबर को भी इंक्लूड किया गया है, एंड हमाल्स को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि जैसे कृषि उपज मंडी वगैरह में जो अनाज है उसकी बोरियां वोरियां ढोते हैं या फिर उनको अनलोड करते हैं या फिर लोड करते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। जब हम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इस स्कीम के अंदर फंडिंग पैटर्न होगा अगेन 60-40, 60 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40 बाई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। नोडल एजेंसी जो है नेशनल लेवल पे है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। नोडल एजेंसी जो स्टेट लेवल पे वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। फॉर द 5 years दिस स्कीम विल बी ऑपरेटिंग। 2020-21 से चालू करके 24-25 तक ये स्कीम का टाइम पीरियड हो गया। इस स्कीम में एक कंपोनेंट हो गया अपग्रेड करने के लिए, तो अपग्रेड द अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड ट्रांजिशन इनटू फॉर्मल फ्रेमवर्क। सो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जितना भी हो गया उनको फॉर्मल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इनको अपग्रेड किया जाएगा फॉर्मल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर। दूसरा है इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेंथनिंग। जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेंथनिंग की तो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन के साथ और उनको स्ट्रेंथन करना है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है रिसर्च, ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि इन जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको अपग्रेड किया जा सके और बेहतर तरीके से वो फंक्शन कर पाएँ। जब हम बात करते हैं इंक्रीज्ड एक्सेस टू, सो कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होगी जैसे लेबोरेटरीज होगी, स्टोरेज हाउसेज हो गए, पैकिंग फैसिलिटीज़ होगी, मार्केटिंग हो गए या इंक्यूबेशन सर्विसेज हो गए या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट हो गया। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनका एक्सेस ईजी हो और वो इन सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाए। एंड यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज हो गई या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब हम बात करते हैं 2024-25 के बजट के अंदर जो कुछ नए प्रोविजंस हैं वो उनके बारे में एक बार ब्रीफली देखते हैं। न्यू एग्रीकल्चर मंडीज अनाउंस की गई हैं 3 जगह पे। रामगढ़ पछवाड़ा जो कि दौसा में आता है, नसीराबाद अजमेर में आता है, पीपलू जो कि टोंक में आता है। ये 3 न्यू एग्रीकल्चर मंडीज़ को प्रपोज किया गया है। फ्लोर मंडी की जब हम बात करते हैं तो वो जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर एस्टेब्लिश होगी। फ्रूट एंड फ्लोर मंडी की बात करें तो सादड़ी पाली में। कैरेट मंडी की अगर हम बात करें
तो साधु वाली श्रीगंगानगर के अंदर, जीरा मंडी जैसलमेर के अंदर, गार्लिक मंडी मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर इस्टेब्लिश की जाएगी। फूड पार्क की अगर हम बात करें तो भुसावर भरतपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग पार्क की अगर बात करें तो वो भी भरतपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। 500 न्यू एफपीओज इस्टेब्लिश करने का भी प्लान है। ई मंडी प्लेटफॉर्म भी इस्टेब्लिश किया जाएगा टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स फील्ड। अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन जैसे फार्मर्स फील्ड से डायरेक्टली ई मंडी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो जो भी उनके जो प्रोड्यूस हैं वो डायरेक्टली आप खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं कृषक उपहार योजना, जो कि 1 जनवरी 2022 में लॉन्च की गई थी। एंड दूसरी स्कीम है सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। दोनों योजनाओं का एक ई पेमेंट को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है। सो जब हम कृषक उपहार योजना के बारे में बात करते हैं तो 10,000 रुपये की सेल के ऊपर कूपन इश्यू किए जाएंगे, ई पेमेंट्स के ऊपर भी एंड सेल स्लिप के ऊपर भी। जब हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में, तो वहाँ पे ई पेमेंट अगर किया जाता है 50,000 से ऊपर का, तो वहाँ पे 1,000 रुपये का क्रेडिट डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेट वेयर हाउसिंग कोऑपरेशन के बारे में, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1957 के अंदर। फंक्शनिंग इन्होंने चालू किया था 1958 के अंदर। सो स्टेट वेयर हाउस कोऑपरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बिल्ड एंड ऑपरेट गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस। गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस बिल्ड करना, उनको ऑपरेट करना, किस चीज़ के लिए? साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सीड्स हैं, मैन्यूर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, एंड अदर नोटिफाइड कमोडिटीज ऑफ द फार्मर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रेडर्स, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। सो जो स्टेट वेयर हाउस कोऑपरेशन है वो गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस को बिल्ड करेगी, उनको मैनेज करेगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, उन सबको स्टोर साइंटिफिक वे में स्टोर करेगी ताकि वो एक लंबे ड्यूरेशन तक सेफ रह पाए। फार्मर्स के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, बिजनेस हाउसेज हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब भी इन स्टोरेज हाउसेज को यूज़ में ले सकते हैं। करंटली जो स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है वो स्टेट के अंदर 93 वेयर हाउसेज रन कर रही है इन 42 डिस्ट्रिक्ट्स। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स की। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स की बात करने से पहले एक बार दोबारा हम लोग रिवाइज करते हैं। हम रिवाइज करते हैं इंफ्रा डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में। मिनी फूड पार्क होगा एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेगा फूड पार्क हैं 3, एमआरपी के एक्रोनिम से हमने उनको याद किया है, मथानिया, रूपनगढ़ एंड पलाना। एग्रो फूड पार्क्स हैं वो हैं 4, जोकस एक्रोनिम से हमने उनको याद करना है, जोधपुर, कोटा, अलवर एंड श्रीगंगानगर। जब हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में, 11 अप्रैल 2015 को वो लॉन्च की गई थी। इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, किन किन सिचुएशंस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा? प्रेगनेंसी के टाइम पे 45 दिन का जो लेबर रेट है उसके हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मैरिज के टाइम पे 50,000 रुपये, अगर फीमेल लेबरर खुद की मैरिज है तो भी 50,000 रुपये, अगर उनकी 2 डॉटर्स की शादियां हैं तो उनके लिए भी 50,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर उनके बच्चों के ग्रेटर देन 60% हैं तो उनके लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। अगर किसी भी डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन के उनको 20,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। 15 दिन का जो नॉन स्किल्ड लेबर रेट है उसके बेसिस पे जो फादर है बच्चे का उसको भी पेटर्निटी लीव के टाइम पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जो हम बात कर रहे थे किसान कलेवा योजना की, तो जो ए एंड बी क्लास ऑफ कृषि उपज मंडीज हैं उनके अंदर 5 रुपए के अंदर क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाएगा। ये सिर्फ कृषि उपज मंडी में प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी यार्ड्स जो हैं वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 20 जनवरी 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। जब हम बात करते हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के अंदर किसी भी लेबर का या जो फार्मर है उसका कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग एग्रीकल्चर वर्क 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा।
पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि फंडिंग पैटर्न 60-40 5 साल के लिए लॉन्च की गई है, 2021 से 24-25 तक की। नोडल एजेंसी है जो नेशनल लेवल पे हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्टेट लेवल पे नोडल एजेंसी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं उनको फॉर्मल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना या अपग्रेड करना, उनको इंटीग्रेट करना एंड स्ट्रेंथन करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ, उनकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में हेल्प करना, स्ट्रेंथन करना रिसर्च ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के अंदर विथ रिलेटेड टू ऑल दीज एक्टिविटीज़ विथ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग सेक्टर। उनको इंक्रीज्ड एक्सेस प्रोवाइड करवाना किन किन चीज़ों से, लेबोरेटरीज से, स्टोरेज हाउसेज से, पैकेजिंग फैसिलिटीज से, मार्केटिंग से, इंक्यूबेशन सर्विसेज से या फिर टेक्निकल सपोर्ट से। क्रेडिट फैसिलिटीज़ का भी एक्सेस प्रोवाइड करवाना एफपीओज के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए या फिर कोऑपरेटिव्स के लिए। हमने देखा बजट 2024-25 में न्यू एग्रीकल्चर मंडी एस्टेब्लिश की जाएंगी, रामगढ़ पछवारा जो कि दौसा के अंदर है, नसीराबाद अजमेर के अंदर, पीपलू जो है टोंक के अंदर। फ्लोर मंडी एस्टेब्लिश की जाएगी जमवा रामगढ़ जयपुर में, फ्रूट एंड फ्लोर मंडी सादड़ी पाली के अंदर, कैरेट मंडी साधु वाली श्रीगंगानगर के अंदर, जीरा मंडी जैसलमेर में, गार्लिक मंडी मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर। फूड पार्क जो है भूसावरा भरतपुर के अंदर, फूड प्रोसेसिंग पार्क भी भरतपुर के अंदर। 500 न्यू एफपीओज एस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड ई मंडी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां से डायरेक्टली जो है हम फार्मर की फील्ड से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की कर्षक उपहार योजना के बारे में, जहाँ पे पर 10,000 रुपये की सेल के ऊपर उनको कूपन्स इशू किए जाएंगे ई पेमेंट एंड सेल स्लिप के बेसिस के ऊपर। फिर हमने बात करी सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में, जहाँ पे ई पेमेंट को प्रमोट किया जाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। अगर 50,000 से ज़्यादा का कोई भी अगर ई पेमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपये डायरेक्टली एज ए अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमने स्टेट वेयर हाउस कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा, एस्टेब्लिश हुआ 1957 में, फंक्शनिंग स्टार्ट हुई 1958 में। टोटल स्टेट के अंदर अभी 93 वेयर हाउसेज हैं 42 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव है गोडाम्स बनाना, वेयर हाउसेज बनाना, उनको बिल्ड करना एंड ऑपरेट करना। साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए या इम्प्लीमेंट्स हो गए या फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड हो गए, उन सबको स्टोरेज यहाँ पे किया जा सकता है। फार्मर्स के अलावा भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ट्रेडर्स हो गए, गवर्नमेंट बॉडी हो गई या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सब भी इन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं।